हेलो बच्चों, इंटरमीडिएट मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स यानी समुच्च, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उसके डेफिनेशन को देखेंगे और उस पर कुछ एग्जांपल्स को लगाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि समुच्च क्या होता है। तो समुच्च की अगर हम डेफिनेशन आपसे बताएं तो समुच्च की डेफिनेशन होती है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। क्या? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है आपका वेल डिफाइंड। कौन सा टर्म यूज़ हुआ है? वेल डिफाइंड। अगर इसी को हम हिंदी में देखें तो आप क्या बताओगे? सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। क्या कहलाता है? समुच्च कहलाता है। यहाँ भी हिंदी में एक वर्ड यूज़ हुआ है सुपरिभाषित। ठीक है, तो कलेक्शन यानी समुच्च का मेन मीनिंग क्या हो गई कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन वो कलेक्शन किस टाइप से होने चाहिए? आपके वेल डिफाइन होने चाहिए, सुपरिभाषित होने चाहिए। अब इसकी मीनिंग क्या होती है कि वेल डिफाइन कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित कैसा होना चाहिए? तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत ही आसान सा और बहुत ही मज़ेदार एग्जांपल है आपके लिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में किचन है, सबके घर में किचन होता है, तो किचन में क्या रखी होती है? टोकरी रखी होती है। ठीक है, आपके घर में किचन में टोकरी रखी होती है। टोकरी किस चीज़ के लिए रखी होती है कि जैसे घर पे कोई आया तो सब्ज़ी लेके आया, फल लेके आया आपका, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उसमें ले जाके उस टोकरी में रख देती हैं। तो चलिए इस टोकरी में मान लीजिए रखा हुआ है आलू रखा हुआ है। ठीक है, आलू हमको बहुत पसंद है, और टमाटर रखा हुआ है। ठीक, अब पापा आ गए आपके, तो मान लीजिए केला लेके आए हैं, सेब लेके आए हैं, तो मम्मी ने क्या किया, उसी में ले जाके रख दिया। उसी में सेब रख दिया और क्या रख दिया? केला भी उसी में रख दिया। तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन तो है भाई। देखो ये सब कुछ इसी में कलेक्ट करके रखा हुआ है, लेकिन ये वेल डिफाइंड यानी सुपरिभाषित नहीं है। अब आप कहोगे कि सर ये कैसे नहीं सुपरिभाषित है? तो आपको पता है कि ये आलू, टमाटर, बैगन, ये सब जो भी चीज़ें होती हैं, इन सब की डेफिनेशन क्या है? ये सब क्या है? सब्जियां हैं। इन सब की डेफिनेशन क्या है? सब्जियां हैं। और आपका सेब हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, अंगूर हो गया। ठीक है, तो इन सब की डेफिनेशन क्या है कि ये सब फ्रूट्स हैं, आपके फल हैं। ठीक, तो यानी इसकी डेफिनेशन अलग है और इसकी डेफिनेशन अलग है। तो ये आपका परिभाषित नहीं है। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो है, लेकिन हम इसको समुच्च यानी सेट्स नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इस टोकरी में सिर्फ या तो फल रखे होते या तो सिर्फ सब्जियां रखी होती, तो वो आपका क्या होता? वेल डिफाइन होता, और उसको हम क्या कह देते? समुच्च कह देते। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम आए और कहे कि बेटा इस टोकरी में क्या रखा है, ये किस चीज़ का? तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसमें सब्जियां भी हैं, इसमें फल भी रखे हैं। ठीक, तो यानी ये आपका समुच्च नहीं होगा। या तो इसमें सिर्फ सब्जियां होनी चाहिए थी, या तो इसमें सिर्फ फल होने चाहिए थे, तब ये आपका क्या हो जाता? वेल डिफाइन हो जाता। और वेल डिफाइन का अगर हम एक मीनिंग आपको और बताएं तो वेल डिफाइन की एक मीनिंग और होती है कि अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन करें तो वो तो जो आप उसका आंसर दो, पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होना चाहिए। पर्सन टू पर्सन चेंज होने का ये मतलब है, आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहीं पे आपको अभी वेल डिफाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल तो वेल डिफाइन का ये हो गया, और दूसरा एग्जांपल हम आपको और बताएं। चलिए मान लीजिए ये हो गए राम। ठीक है, वैसे ये राम, चलो हाथ बनाना तो भूल ही गए थे। और ये हो गए श्याम। ठीक, ये राम हो गए और ये श्याम हो गए। अब देखिए एकदम समुच्च अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब हमने राम से कहा कि आपके हिसाब से, या आप ये बताओ कि सबसे अच्छे हीरो कौन है? सबसे अच्छे हीरो कौन है? तो राम ने कहा सबसे अच्छे हीरो सलमान खान हो गए, और कह दिया सबसे अच्छे हीरो और कौन हो गया? भाई हमें हीरो का नाम तो बहुत नहीं याद है, चलिए शाहिद हो गए। शाहिद कपूर, नाम सुने होंगे ना, शाहिद हो गए। दो हीरो का नाम इन्होंने बता दिया। अब यही क्वेश्चन श्याम से पूछा गया कि सबसे अच्छे हीरो का नाम बताओ, तो श्याम की नज़र में सबसे अच्छे हीरो अमिताभ बच्चन हो गए। अमिताभ बच्चन हमको भी पसंद है भाई। ठीक है, और कह दिए शाहरुख हो गए। ठीक है, तो
यानी हमने यहाँ पे ये कहा, क्वेश्चन ये किया आपसे कि सबसे अच्छे हीरो का समुच्चय बताओ। तो राम की नज़र में सबसे अच्छे हीरो कौन हो गए? सलमान खान हो गए, शाहिद कपूर हो गए। श्याम की नज़र में सबसे अच्छे हीरो कौन हो गए? अमिताभ बच्चन हो गए, शाहरुख खान हो गए। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो राम और श्याम के अकॉर्डिंग इनका जो आंसर था वो चेंज हो गया। यानी ये आपका वेल डिफाइन अब नहीं रह गया कि सबसे अच्छे हीरो का समुच्चय, तो इनके हिसाब से आंसर कुछ और था और इनके हिसाब से आंसर कुछ और था। यानी ये इनका आंसर पर्सन टू पर्सन क्या हो गया? चेंज हो गया। तो समुच्चय वो होता है कि अगर हम आपसे कोई क्वेश्चन कहें कि समुच्चय ये बताओ क्या होगा, जैसे हमने आपसे कह दिया कि प्रथम 10 सम संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 सम संख्याओं का समुच्चय, तो राम ने भी कहा 2, 4, 6, 8, 10। ठीक। श्याम से हमने कहा कि प्रथम 10 सम संख्याओं का समुच्चय, तो इन्होंने कहा 2, 4, 6, 8, 10, 12, यानी 10 संख्याएं थी तो 12 हो गया, 14 हो गया, 16 हो गया, 18 हो गया, 20 हो गया, और इन्होंने भी वही कह दिया। ठीक है। तो ये बताओ जो हमने क्वेश्चन किया वो राम का अलग था, श्याम का अलग था क्या? राम ने भी वही आंसर दिया और श्याम ने भी वही आंसर दिया। तो यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन किया तो जो इसका आंसर हमको मिला वो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट्स, ये जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं ये क्या हुए? समुच्चय कहलाएंगे। लेकिन ये आपका समुच्चय नहीं कहलाएगा। एक तो डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी। आइए इस पर कुछ उदाहरण देखते हैं कि जैसे लिखा हुआ है कि प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, क्या ये समुच्चय कहलाएगा? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो प्राकृतिक संख्या आपको पता है 1 से लेके अप टू इनफाइनाइट तक होती हैं, तो उसका संग्रह भी क्या होगा? समुच्चय होगा। तो ये भी आपका क्या होगा? समुच्चय होगा। फिर क्या लिखा हुआ है? 1 से 50 तक विषम संख्याओं का समुच्चय या संग्रह। तो क्या ये समुच्चय है आपका? ये भी समुच्चय है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन आपको दे दी कि 1 से 50 तक और कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं। तो इसका भी कलेक्शन क्या होगा? समुच्चय कहलाएगा। और क्या हो गया? एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो गया कि क्लास 11th के सभी बालकों का संग्रह। ठीक है, यानी द कलेक्शन ऑफ बॉयज़ इन क्लास 11th। तो ये भी आपका क्या होगा? समुच्चय होगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या दे दी कि बालकों का संग्रह। ठीक। तो ये सब आपके एग्जाम्पल्स हो गए समुच्चय के। तो समुच्चय की डेफिनेशन और उसके एग्जाम्पल्स, इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। आइए देखते हैं अब समुच्चय का नोटेशन क्या होता है, कि समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ये तो सिंपल वे में हमने ऐसे लिख दिया, लेकिन समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं आइए उसको देखते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और कॉपी पे लिख लीजिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, कि सेट यानी समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो समुच्चय को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे A इक्वल्स टू ए लिख दिया, B लिख दिया, ऐसे तमाम प्रकार के हो गए आपके। तो इसको हमेशा कर्लिंग ब्रैकेट यानी मजलिंग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। ठीक, जो भी अवयव हम लिखते हैं, जो भी एलिमेंट्स, जो भी ऑब्जेक्ट्स को लिखा जाता है उसको हमेशा कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। ठीक, तो कर्लिंग ब्रैकेट आपको बनाना आता है, इस टाइप से कर्लिंग ब्रैकेट आप बना लीजिएगा और इसके अंदर हम उन ऑब्जेक्ट्स को रखते हैं जो समुच्चय बनाते हैं। जैसे हमने मान लीजिए लिख दिया A लिख दिया, B लिख दिया, C लिख दिया और D लिख दिया। इसमें मान लीजिए हमने लिख दिया 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया और 5 लिख दिया। समझ में आया? तो सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? सेट को कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको रख कर रिप्रेजेंट किया जाता है और इन सब को एक नाम दे दिया जाता है, A, B या जो भी आपके बुक में दिया होगा। ठीक, उसको हम कैपिटल इंग्लिश के कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट से नहीं लिखा जाएगा, उसको कैपिटल अल्फ़ाबेट से लिखा जाएगा।
और इसके अंदर जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो ये 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, 4 5, इन सबको अवयव कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। यानी ये जो भी आपके लिखे हुए हैं ये सब क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। और इंग्लिश में कहें तो इन्हें कहते हैं एलिमेंट्स कहते हैं। समझ में आया? इन सबको क्या कहते हैं? अवयव। जो भी इसके अंदर लिखे होते हैं उसको अवयव कहते हैं, यानी एलिमेंट्स कहते हैं। तो हम आपसे जैसे कहें कि लिखा हुआ है AEIOU, ये अवयव लिखे हुए हैं, और हम आपसे कहें इसका समुच्चय बनाइए। ठीक है, ये आपका ऐसे लिखा हुआ है और हम आपसे कहें इसका समुच्चय बनाइए, तो समुच्चय आप कैसे बनाओगे? आपको कुछ नहीं कर देना है, सिर्फ आपको करना क्या है? इनको सबको कर्ली ब्रैकेट के, मझली ब्रैकेट के अंदर रख देना है। और जैसे ही आप रखोगे ये पूरा क्या हो जाएगा? समुच्चय बन जाएगा आपका। कभी भी आप लोग ऐसे मान लीजिए लिखा हो 1 2 3, और इस छोटे ब्रैकेट में आप कभी मत लिखिएगा। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर लिखोगे तो ये आपका समुच्चय नहीं है और तुरंत ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या है कि जो भी अवयव समुच्चय का निर्माण करते हैं उनको हम मझली ब्रैकेट यानी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। तो ये आपका क्या कहलाएगा? समुच्चय कहलाएगा। और इसके अंदर जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी अवयव होते हैं, क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। ठीक, तो इसको नोट करना हो तो आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसको जैसे मान लो हमने कह दिया ए, ये जो ए है, क्या वो जो आपका समुच्चय कैपिटल ए था इसका अवयव है? तो इसको इंडिकेट करते हैं, इसकी एक साइन होती है, ध्यान से देखिएगा। जैसे ई बनता है कैपिटल ई, तो वैसे ही आपका बनता है। इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। यानी ए कहाँ से बिलोंग कर रहा है? कैपिटल ए में। मतलब अगर हिंदी में आप समझो तो ए अवयव है किसका? ए का। अगर हम बी की बात करें तो बी अवयव है किसका? ए का। बी किसका अवयव है? ए का। बी इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, या बी बिलोंग्स टू ए। ठीक, हम आपसे अगर यहाँ पे कहें ई अवयव है ए का, अगर हम आपसे कहें कि ई अवयव है ए का, तो आप ध्यान से देखो, जो आपका समुच्चय था इसमें कहीं ई है, इसमें कहीं ई नहीं है, तो आप इसको लिखोगे कैसे कि ई अवयव नहीं है ए का। ए अवयव है ए का, ए भाई है इसका। बी अवयव है ए का। ठीक, लेकिन ई, क्या यहाँ पे कहीं ई है? ई कहीं नहीं है, तो इसका मतलब ई अवयव नहीं है ए का। मतलब ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, बट ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। समझ में आया? तो ये हो गई, इसकी साइन हो गई, इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। इस पर आपकी पूरी एक्सरसाइज ही है। समझ में आ गया? अगर समझ में आ गया हो तो आप इसको नोट कर लीजिए, और तब हम आपको बताते हैं कि समुच्चय को लिखने की विधियाँ। समुच्चय को लिखने की 2 विधियाँ हैं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, तब इसको आगे बताएं। किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने की, लिखने की 2 विधि है। तो विधि नंबर 1 है, जो आपका पहला मेथड है किसी भी सेट को रिप्रेजेंट करने का, उसको कहते हैं रोस्टर, या फिर सारणी विधि, या फिर सूची विधि। आपके एग्ज़ाम या आपके एग्ज़ामिनेशन में इसमें से कुछ भी लिखा हो सकता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन आपको दे देगा और कह देगा इसको रोस्टर विधि से लिखिए, तो रोस्टर विधि, सारणी विधि या सूची विधि। तो इन सब की मीनिंग आपकी एक ही है। इंग्लिश में कहें तो रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड, या फिर लिस्टिंग मेथड। रोस्टर आपका वही है, सारणी को आपको पता है टेबल कहते हैं, तो सारणी विधि को कहेंगे टेबुलर मेथड। सूची मतलब लिस्ट, तो सूची विधि को क्या कहेंगे? लिस्टिंग मेथड कहेंगे। अब ये मेथड क्या होता है? हम आपसे कहें कि प्रथम 10 या प्रथम 5 सम संख्याओं के समुच्चय को, प्रथम 5 सम संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर विधि, सारणी विधि या फिर सूची विधि से लिखिए।
तो आप क्या लिखोगे, उस सेट को कोई आप नाम दे दोगे। चलिए हमने उस सेट का नाम दे दिया ए दे दिया। तो ए हमको क्वेश्चन हमने आपसे क्या किया कि प्रथम 5 सम संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर विधि या सारणी विधि या सूची विधि, मतलब रोस्टर मेथड, टेबुलर मेथड और लिस्टिंग मेथड से लिखिए। तो आप कैसे लिखोगे, कर्लिंग ब्रैकेट आप लगाओगे, कर्लिंग ब्रैकेट लगाएंगे और इसके अंदर लिख देंगे 2 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 8 लिख देंगे और 10 लिख देंगे। तो ये कौन सा मेथड आपका हो गया, ये मेथड हो गया आपका रोस्टर, सारणी या सूची विधि हो गया। तो ये मेथड आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन आपसे कहेगा उस क्वेश्चन का जो आंसर आप लिखोगे उसको वो कर्लिंग ब्रैकेट लगा के और उसके अंदर आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया। हम आपसे कहें कि सप्ताह के दिनों के नाम को रोस्टर मेथड, सारणी मेथड या फिर सूची विधि से लिखिए। तो सप्ताह के दिनों के नाम को आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे संडे, कॉमा लगाओगे मंडे, कॉमा लगाओगे ट्यूसडे, कॉमा लगाओगे वेंसडे, कॉमा लगाओगे थर्सडे और क्या आपका फ्राइडे और सैटरडे। तो इन सब को हमने कर्लिंग ब्रैकेट में यानी मजलिन ब्रैकेट में कॉमा लगा के लिख दिया। तो ये मेथड आपका क्या कहलाएगा, रोस्टर, सारणी या सूची। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एग्ज़ाम में आपको कुछ भी दिया जा सकता है, हो सकता है सारणी विधि कह दे, हो सकता है सूची विधि कह दे, हो सकता है रोस्टर मेथड कह दे। तो जो क्वेश्चन आपसे करेगा उसको कर्लिंग ब्रैकेट के अंदर उसका आंसर आप कॉमा लगा के लिख देना है। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट मतलब समुच्चय को लिखने की ये दूसरी विधि है। पहली विधि आपकी क्या हो गई थी, रोस्टर मेथड, सारणी मेथड या सूची विधि। तो दूसरा आपका मेथड क्या हो गया, समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि, यानी अगर इसको इंग्लिश में कहें तो सेट बिल्डर मेथड और प्रॉपर्टी मेथड, सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड। अब ये कौन सा मेथड होता है, ये थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखेंगे कैसे। जैसे हमने आपसे कह दिया कि सप्ताह के दिनों के नाम, सप्ताह के दिनों के नाम को रोस्टर विधि से लिखिए। तो आपने क्या लिख दिया, कर्लिंग ब्रैकेट लगा दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे लिख दिया। लेकिन उसी को हम आपसे कहें कि उसको समुच्चय निर्माण विधि, गुण विधि या आपसे कहो सेट बिल्डर मेथड या प्रॉपर्टी मेथड, इससे लिखिए। तो कैसे लिखोगे, एकदम ध्यान से देखिएगा। आप सप्ताह के दिनों के नाम यानी 7 दिन होते हैं, उन 7 दिनों को आप एक वर्ड दोगे, उसको हम क्या कहेंगे, ऐसे कर्लिंग ब्रैकेट इसमें भी लगाएंगे और उसको हम नाम दे देंगे एक्स। क्या नाम दे देंगे, एक्स। ये एक्स आपका सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। ये एक्स आपका संडे भी हो सकता है, यही एक्स हमारा मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है। तो कर्लिंग ब्रैकेट में लगा के सारे चीज़ों को एक नाम देंगे, एक्स देंगे और फिर यहाँ पे 2 बिंदी रखेंगे ऐसे। इसको कहते हैं सच दैट। क्या कहते हैं, सच दैट। हमने सप्ताह के दिनों के नाम को एक नाम दे दिया, एक्स दे दिया और यहाँ पे 2 बिंदी रखेंगे, उसको कहेंगे सच दैट। और इसके बाद इस एक्स को डिफाइन करेंगे कि ये एक्स क्या है। ठीक, तो एक्स सच दैट मतलब ऐसा है। ये एक्स हमारा कैसा है, तो एक्स हमारा ऐसा है, इसको यहाँ डिफाइन करेंगे। एक्स सप्ताह का एक दिन है। तो हमने आपसे कहा कि सप्ताह के दिनों के नाम को समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि से लिखिए। तो आपने उसको कैसे लिखा, सारे नाम को एक नाम दिया एक्स और यहाँ पे एक्स को डिफाइन किया कि एक्स हमारा क्या है, सप्ताह का एक दिन है। तो ये दिन आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, फ्राइडे, सैटरडे कुछ भी हो सकता है। तो एक्स, इसको पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स सप्ताह का एक दिन है। ठीक,
और एक एग्ज़ाम्पल हम आपसे कहें कि जैसे हम आपसे कह दिए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, वही वाला एग्जाम्पल, प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो आपने रोस्टक मेथड में क्या लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा। लेकिन उसी को हम आपसे कहें कि समुच्चय निर्माण विधि से लिखिए, तो कैसे लिखेंगे? उन सबको हमने क्या कह दिया, जो भी हमारी सम संख्याएँ थी उनको एक नाम दिया x। क्या नाम दिया? x। तो ये x हमारी कोई भी सम संख्या हो सकती है, प्रथम 5। अब यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि x एक सम संख्या है और x का मान कहाँ तक है? प्रथम 5 मतलब x की संख्या कहाँ तक जाएगी? 10 तक जाएगी। मतलब x इज़ लेस देन और इक्वल टू 10। ये अब हमने क्या कहा? क्वेश्चन हमारा ध्यान से देखिए कि प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय। तो रोस्टन मेथड में आप या वैसे लिखो, क्या लिखोगे? 2, 4, 6, 8 और आपका 10 हो जाएगा। 2, 4, 6, 8 और 10। तो इसी को अगर हमको समुच्चय निर्माण विधि से लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ये आपके लिए थोड़ी सी नई चीज़ है, ये चैप्टर ही आपके लिए नया है, तो इसलिए बड़े ध्यान से इसको आप देखिएगा कि x सच दैट x एक सम संख्या है और x का मान कहाँ से कहाँ तक है ये भी आपको बताना है। अगर ये चीज़ आप इतना ना लिखते, सिर्फ लिख देते x एक सम संख्या है, तो सम संख्या में आप 2 से स्टार्ट करते और आप अनंत तक चले जाते। लेकिन हमने वहाँ आपको एक कंडीशन दे दी कि प्रथम 5। तो यहाँ पे आपको इस x को डिफ़ाइन करना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू आपका 10। ठीक, x की वैल्यू कहाँ से? 2 से स्टार्ट हुई है और कहाँ तक आई है? 10 तक। भाई यही तो है कि हमने कहा प्रथम 5 सम संख्याओं का समुच्चय, तो आपने 2, 4, 6, 8, 10 लिखा और यहीं पे आप इसको शॉर्ट में डिफाइन कर दिया कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बट लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक, तो ये हो गया आपका, और कर्लिंग ब्रैकेट ऐसे क्लोज कर देंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपसे कहा जाएगा उसका बस एक नाम दीजिएगा x और यहाँ पे उस x को डिफाइन कर देना है। ठीक, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए। तो आज हम लोगों ने समुच्चय की डेफिनेशन को देखा और समुच्चय को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये देखा। आपको नेक्स्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब समुच्चयों के प्रकार आपको देखने को मिलेंगे, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।